हाँ भाई, तो डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट करने के बाद जो अपना नेक्स्ट पड़ाव है वो है डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन हालांकि आप थोड़ा काफ़ी हद तक कर चुके होते हो फिजिक्स वगैरह में, लेकिन फिर भी फॉर्मली टॉपिक मैथ्स का है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें जो फिजिक्स में आप नहीं देखते हो। तो इस चैप्टर को अपन इसमें मतलब कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जो यूजुअली आप फेस नहीं करते हो फिजिक्स में, है ना। तो वहाँ उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो चैप्टर का जो अपना हेडिंग है वो डालें आप मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना। इसको मेथड ऑफ डिफरेंस या मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नाम से जाना जाता है, एमओडी बोलते हैं शॉर्ट में, एमओडी। ठीक है जी। तो सबसे पहला वही बेसिक डेफिनेशन कि एफ डैश एक्स होता क्या है ना। तो ये अपन डिफरेंशियबिलिटी में खूब देख चुके हैं, है ना। डिफरेंशियबिलिटी ही ओरिजिन है बेसिकली इसका। डिफरेंशियबिलिटी में हमने देखा था कि बेसिकली एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है। किसी पॉइंट पे हमने देख लिया था कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है। एफ डैश ए बराबर क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। मतलब एक पॉइंट को फिक्स करके दूसरे पॉइंट को उसके पास लेके आते हैं, तो वो जो लिमिटिंग केस ऑफ कोड होता है तो वो टेंजेंट बन जाती है, उसकी जो स्लोप होती है उसको अपन बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट ए, है ना। एफ डैश ए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट एक्स बराबर है, ठीक है। तो इन जनरल अगर एक ही जगह जैसे मान लो वहां पे हमने देखा था कि एफ डैश ए क्या था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो ऐसे एक ही जगह कोई नॉर्म रैंडमली कोई पॉइंट रख दोगे एफ डैश एक्स, तो दैट वुड बी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन निकालने का ये बेसिक मेथड है, इसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स विथ फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसी भी फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालने का। जैसे मान लो मैंने कहा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो तुम लोगों ने रट रखा है कॉस होता है, लेकिन वो आया कैसे, है ना। वो दुनिया में पता कैसे चला साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो वो इससे आया, है ना। मैं करके भी दिखाऊंगा डेरिव कैसे डिराइव होता है, लेकिन अभी के लिए बस इसका नाम है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसको बोलते हैं एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड टू फाइंड द, मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डिफरेंशिएशन करो या एब इनिशियो मेथड से करो, है ना। सब्जेक्टिव पेपर आ गया तो ऑब्जेक्टिव में तो कोई मतलब ही नहीं, कैसे मर्जी करो। तो उस टाइम पे आपको बेसिक से करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी अपन करेंगे इससे क्वेश्चन। सबसे पहले तो बस अपन ने पॉइंट लिख लिया नंबर 1 कि एफ डैश एक्स होता क्या है, ठीक। अब इसके अगर मीनिंग की बात करें तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो हमने देखा ही था पिछले चैप्टर में, बट फिर भी चलो दोबारा सेकंड पॉइंट। ये मान लो कोई पॉइंट है एक्स कोमा एफ एक्स, ठीक है। और ये आपने ले लिया पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वाई क्या हो जाएगा भाई, एफ एक्स को अगर आप वाई बोलते हो तो ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है ना। तो बेसिकली अपन ने पहले करा क्या था, इन दो पॉइंट को मिलाया था, कोड बनाई थी। तो उस कोड की स्लोप क्या थी, उस कोड की स्लोप क्या थी, स्लोप ऑफ ए बी क्या था, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो ये क्या था, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है ना। दिस इज द स्लोप ऑफ द कोड ए बी। और अगर इसको मैं दूसरे नजरिए से देखूं तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज चेंज इन वाई, चेंज इन वाई भाई, यहां से यहां तक जाने में वाई में कितना चेंज आया, एंड दिस क्वांटिटी इज चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को क्या बोलोगे आप, एवरेज रेट ऑफ चेंज।
वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ भाई, पढ़ा होगा फिजिक्स में आपने, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितना टाइम लगा, तो वो क्या आती है, एवरेज स्पीड आती है, आती नहीं आती है, वेलोसिटी बोल सकते हैं ना जिसको। तो कोई भी क्वांटिटी है y x के साथ वो भी चेंज कर रही है, तो देन चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ज्योमेट्रिकली देखें तो ये क्या है, ए बी कोड की स्लोप है। जब अब अपन इस पे डेल्टा एक्स लिमिट को 0 कर देंगे, है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू आप 0 कर दोगे, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का जब इस पे लिमिट लगाओगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दिस विल बिकम dy बाय dx। सही है, दिस विल बिकम dy बाय dx। तो इसके दो मीनिंग है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, कि दिस chord become tangent, slope of tangent to curve। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जो हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि ये बी ए को अप्रोच करेगा तो जो कोड है वो आपकी टेंजेंट को अप्रोच करेगी तो उसकी स्लोप को जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx अपन बोलते हैं। और अगर इसके हिसाब से देखें फिजिकल मीनिंग, भाई फिजिकली क्या चेंज आ रहा है, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x क्या था, एवरेज रेट ऑफ चेंज था। नाउ इट विल बिकम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिसका यूज फिजिक्स में होता है। इंस्टेंटेनियस, ये क्या है, फिजिकल मीनिंग। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब उस क्षण पे, एट दैट मोमेंट, है ना। इसको मुझे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना फिजिक्स पढ़ लिया आपने तो इसको तो आप जानते ही हो कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वेलोसिटी क्या होती है। अगर dx बाय dt करते हैं या dv बाय dt कर रहे हैं तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, वो टाइम जो ड्यूरेशन है जो अपन कंसीडर करते हैं, दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल क्वांटिटी, है ना। तो दैट्स व्हाई एवरेज रेट ऑफ चेंज बिकम्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो dy बाय dx, तो चेंज इन y डेल्टा y, यहां से यहां तक, चेंज इन x यहां से यहां तक डेल्टा x, ये डेल्टा y। तो पहले तो ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग तो इसका कोड ऑफ स्लोप थी और ये एवरेज रेट ऑफ चेंज था। इस पे लिमिट अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर दिया हमने, मतलब डेल्टा एक्स को अगर मैं h बोलता हूं, h टेंड्स टू 0 कर दिया, तो वो जो ज्योमेट्रिकली देखे तो वो तो टेंजेंट की स्लोप बन गई, और फिजिकली देखे तो वो जो रेट ऑफ चेंज था एवरेज, वो क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन गया। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। तो dy बाय dx के दोनों ही मतलब है, दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग, दिस इज फिजिकल मीनिंग। फिजिक्स में ये काम आता है और मैथ्स में हम इस चीज से डील करते हैं, बिकॉज हमारा जो कैलकुलस का मतलब ही क्या है, कर्व्स, फंक्शंस को एनालिसिस करना, है ना। उस डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब क्या है, फंक्शंस की स्लोप, टेंजेंट्स, इन सब को एनालिसिस जो भी करते हैं, तो वो dy बाय dx ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहां से हम इसमें इंटरेस्टेड है। और फिजिक्स में ज्यादातर जो काम चलता है वो इस चीज पे चलता है, भाई रेट ऑफ चेंज में इंटरेस्टेड होते हैं, वहां स्लोप वगैरह से इतना मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो dy बाय dx का ही दोनों मतलब है। dy बाय dx है क्या, वो पिछले चैप्टर में भी आपने देखी है, यहाँ पे भी आपको बता दिया। पहले हमने एक पॉइंट पे बात करी थी, अब जनरल कोई भी पॉइंट x है तो फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप fx पे ये लिमिट लगा दो, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर वो डिफरेंशिएबल हुआ तो ये लिमिट आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा। एंड फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय दिस मेथड इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड। तो ये दो बातें हमने अब तक करी है, आई होप आपको क्लियर होंगी। चले आगे। यस सर। यस सर। तीसरी चीज है ना, फिजिक्स में अपने को ज्यादा डिटेल में मीनिंग नहीं बताए जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनका कंसर्न नहीं है ना। मैथ्स में अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें dy बाय dx का मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग मतलब वैसे तो पता चल गया हमें कि ये अपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बता दिया हमने, फिजिकल मीनिंग भी बता दिया, बट फिर भी कुछ लोगों को ये गलतफहमी रहती है। वो लोग पता क्या सोचते हैं कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx, मतलब ये अलग है और ये अलग है। उनको ऐसा लगता है ना, बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये ऐसा है ना। इसको मैं थोड़ा तरीके से लिखता हूं, dy बाय dx ऑफ y, है ना, ऐसे लिख रहा हूं मैं।
तो उनको लगता है कि ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है. बेसिकली दे थिंक दैट दिस इज अ रेशो, दिस इज अ रेशो, है ना. एक ये रेशो है, ऊपर न्यूमिनेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है, ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है. दिस इज नॉट अ रेशो, है ना, दिस इज नॉट अ रेशो. ये इसके बराबर ऐसे नहीं होता, पहली बात. फिर होता क्या है, तो इसको ध्यान से देखोगे ना तो ऐसे देखो आप, दिस इज डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, है ना. तो ये जो है ना, ये क्वांटिटी, दिस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर. जैसे मैं बोलता हूं साइन ऑफ वाई, तो साइन क्या है, एक ऑपरेटर है जो वाई के ऊपर लगता है तो साइन वाई की कोई वैल्यू आती है. ऐसे ही वाई एक फंक्शन है जिसपे डी बाई डी एक्स लगेगा. ये डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं होता, ये डी ऑफ डी एक्स ऑफ वाई होता है ना. डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, नॉट डी वाई अपॉन डी एक्स. बोलने में अपन जल्दबाजी में बोलेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, बट एक्चुअली दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, है ना. दिस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है ना, सिंबल है ये लिखने का. इसका मतलब ये नहीं होता कि डी वाई अलग है, डी एक्स अलग है, कि एक रेशो है. ठीक है जी, पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, ये हमने निकाला कैसे था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करा था, याद है. तभी तो ये डी वाई बाई डी एक्स आया था. अभी बताया ना मैंने कि डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है, इस पे लिमिट लगाई जब, तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया वो. ये एक रेशो है, ये एक रेशो है, क्योंकि ये तो हमने बोला था चेंज इन वाई डेल्टा वाई, चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स, तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेस. ये तो हमने रेशो खुद बोला, ये एक रेशो है. बट उस पे जब लिमिट 0 को टेंड कर गई ना, तो डी वाई बाई डी जो डी एक्स है वो रेशो नहीं है, वो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई है. इसको क्या पढ़ेंगे अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना. ये बोलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. दिस इज अ सिंगल यूनिट, है ना, बट ये एक रेशो होता है, ये एक रेशो है नंबर्स का, बट ये रेशो नहीं है. बहुत ही फंडामेंटल सी चीज है, बस पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए. ठीक है जी. चले, चलो. अगर आपने ये बात समझ ली तो अब आपको अगली बात समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा कि dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई क्यों होता है. सुना होगा आपने, ये नहीं सुना तो सुन ले, पहली बार सुना है तो अब इसका रीजन आप जान सकते हो. पहले कुछ लोगों को ये लगता था कि ये तो रेशो है तो डी वाई को उठा के नीचे ले गए. ऐसा नहीं है, है ना. दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एंड दिस इज डी बाई डी वाई ऑफ एक्स. तो ऐसा नहीं है कि इसको उठा के नीचे ले गए, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो इसी लॉजिक के पीछे है. अगर आपने बेसिक को समझा हुआ है तो आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हो, समझ पाओगे कि हाँ ये इसके बराबर है. अगर कोई बच्चा ऐसा सोचेगा फिर उसके लिए गड़बड़ है, वो गलत है. मैं अभी बताऊंगा एक और एग्जांपल लेके, पहले इसका मैं आपको प्रूफ बता दूं. आप खुद सोचो कि dy बाई डी एक्स क्या था. dy बाई डी एक्स था लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स. भैया ये तो एक रेशो है ना, ये तो एक रेशो है, तो मैं a बाई बी को 1 अपॉन b बाई a लिख सकता हूं. तो मैंने इस चीज को, लिमिट के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने इस चीज को लिख दिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई. अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई. ये क्या बन जाएगा, dx बाई dy. भैया अगर ये है इसका बेसिक मतलब, इस पे अगर डिनोमिनेटर वाली लिमिट अपन 0 को भेजते हैं तो ये बनता है, तो इसको लगाओगे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा. ये डेल्टा एक्स 0 को जा रहा है, तो एक बात बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो कोई भी क्वांटिटी हो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एफ, और मैं बोल दूं डेल्टा एफ 0 को जा रहा है, तो क्या आप इसको डी बाई डी एफ नहीं लिखोगे. यस सर. ठीक है, तो बस उसी लॉजिक से कि ये वाली जो चीज है, डेल्टा एक्स 0 को जा रहा है तो डेल्टा वाई भी 0 को जा रहा है, और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई क्या बन गया,
dx by dy. So this will be equals to 1 upon dx by dy. तो यहां से ये बराबर आ गया क्या, dy by dx बराबर 1 upon dx by dy. सही है? Yes, sir. Yes, sir. बस, तो ये इसका लॉजिक है कि dy by dx बराबर 1 upon dx by dy क्यों होता है, क्योंकि dy by dx ये होता है, ये रेशो है, इसको हमने पलट दिया. तो हमने बेसिक सीखा कि डेल्टा y बाय डेल्टा x में ये वाली लिमिट नीचे वाली जीरो को भेज दो तो ये dy by dx बन जाता है. अब क्योंकि फंक्शन में देखो दोनों पॉइंट इनफाइनाइटली जब क्लोज आ जाएंगे तो डेल्टा x जीरो को जा रहा है तो डेल्टा y भी जीरो को जा रहा है, तो डेल्टा y जीरो को जा रहा है तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, जब डेल्टा y जीरो को जा रहा है तो ये पूरी चीज क्या बन गई, dx by dy. तो 1 upon dx by dy बराबर क्या बन गया, dy by dx, है ना. ये ऐसा इसलिए होता है, ये प्रूफ है मैथमेटिकली. ठीक है. अब अगले पॉइंट में मैं बात करूं कि जिन बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है या जो बच्चे इसकी गलतफहमी में रहते हैं कि ये ऐसा होता है इसलिए ये ऐसा है, जिनको ये बैकएंड कहानी पता ही नहीं होती है, वो फिर पता डूबते कहां है, वो यहां डूबते हैं. उनको लगता है कि d2y by dx2 भी 1 upon dx2y by dy2 d2y होता है, ऐसा होता है. उनको ऐसा लगता है. क्यों? उनको ये बेसिक तो पता नहीं है. उनको तो लगता है कि ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसको उठा के इसके नीचे ले गए, है ना. तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. ये फॉर्चुनेटली बराबर है क्योंकि इसके प्रूफ में हमने देखा कि ऐसा आता है. इसका प्रूफ आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जब डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे, तो ये इसके बराबर नहीं आता है. तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को समझाने के लिए इससे पिछला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि dy by dx is not a ratio, डेल्टा y upon डेल्टा x is ratio. तो ये इसके बराबर है बिकॉज उठा के नीचे लगे, इस रीजन से नहीं, इस रीजन से. तो अगर ऐसा होता तो फिर तो ये भी बराबर होना चाहिए था, बट ये बराबर नहीं है. तो ये क्या है ये आने वाले टाइम में सीखेंगे. ठीक है जी. ये नहीं होता. इसका मतलब क्या है, अगर मतलब की बात करेंगे तो इसका मतलब है d by dx ऑफ dy by dx, कि dy by dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, है ना. डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है इसका मतलब. ठीक है ना. ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों आपस में बराबर नहीं होते. ठीक है. ऐसे थियोरेटिकल पॉइंट्स चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके बिना आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे ना. ये तो जस्ट अपन कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, है ना, तो अपनी उसकी थ्योरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. तो कोई डेप्थ वाला क्वेश्चन या नॉलेज वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो वहां ये चीजें काम आएंगी. बाकी डिफरेंशिएशन में ऐसी चीजें कमी है, मेजरली मैनिपुलेशन टाइप के क्वेश्चन ही है ना. तो बट फिर भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसके लिए ये सब चीजें आपको बताई जा रही. चलिए, हो गया तो मिटा दे. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. तो एफ डैश एक्स होता क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं उसको, एब इनिशियो कहते हैं. उसका ज्योमेट्रिकल फिजिकल मीनिंग क्या है वो देख लिया. आता कैसे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स रेशो, वो रेशो नहीं है इसलिए dy by dx बराबर 1 upon dx by dy है, और डबल डेरिवेटिव में ऐसा नहीं है. ये 5-4 बातें हमने कर ली. नाउ फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. एब इनिशियो मेथड. आई थिंक इस पर्टिकुलर सेशन के लिए ये कोविड की वजह से शायद ये वाला हटा दिया है पार्ट, है ना, बोर्ड ने. तो बोर्ड के अलावा ये आपके आएगा नहीं, और बोर्ड में शायद हटा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है. अदरवाइज बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे, है ना, कि प्रूफ करो साइन का डेरिवेटिव कोस होगा, या प्रूफ करो ln का डेरिवेटिव 1 upon x होगा, e की पर x का, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करो. तो ये क्वेश्चंस आ जाते थे. चलो उसमें ना आए, हम अपनी नॉलेज के लिए भैया आपको दिखा रहे हैं कि आपको भी तो फील आनी चाहिए ना कि साइन का डेरिवेटिव कोस है, रटा रखा है बचपन से, घिसते आ रहे हैं, पर आता कैसे है भाई. तो वो जो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की, वहां से आता है. क्या, मान लो पहला क्वेश्चन ले लिया मैंने, साइन एक्स ही ले लिया, साइन पे बात कर रहे हैं अपन बार बार, तो साइन ले लिया, इसका डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना. या ये मान लो कि दुनिया में सबसे पहले पता कैसे चला था कि साइन का डेरिवेटिव कोस है, तो ऐसे पता चला था. बाद में हम लोगों ने रट लिए कि बार बार डिराइव कौन करेगा, तो अपन खटाखट करते हैं. तो एफ डैश
इसको एफ एक्स बोल दिया मैंने, है ना। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो फंक्शन क्या है, साइन एक्स, तो साइन में क्या रखोगे, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन एच। तो बेसिकली अल्टीमेटली अब लिमिट का खेल है, तो लिमिट सॉल्व करनी है आपको, लिमिटिंग वेरिएबल एच है, आपको लिमिट निकालनी है। सबसे पहले फॉर्म देखेंगे, फॉर्म देखेंगे तो 0/0 फॉर्म है, एच को 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म है। अब कोई मूर्ख ये ना बोलते कि इसको LH लगा देंगे, है ना भाई, डिफरेंशिएशन ही तो पता करना है उसका क्या है, और तुम कहोगे LH लगा दो, भाई वो LH वाले तो सब जुगाड़ी तरीके हैं लिमिट को सॉल्व करने के, है ना। दुनिया में जब सबसे पहली बार डिफरेंशिएशन पता कर रहे होंगे उस टाइम थोड़ी कोई LH फैलेज था, तो एक ऑल्टरनेट मेथड ढूंढा गया। तो LH वैलेज लगा के, मतलब अगर सब्जेक्टिव पेपर हो तो LH वैलेज लगा के गलत मत कर लेना, क्योंकि LH तो वैसे ही बोर्ड में नहीं है अपने, ठीक है ना। तो यहाँ एकदम बेसिक फंडामेंटल आपको लिमिट सॉल्व करनी है। तो लिमिट के लिए देखो 0/0 फॉर्म है, तो साइन साइन देखते ही मेरे दिमाग में आ रहा है साइन सी माइनस साइन डी लगा दे, तो 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो ये x x कट गया, ये है साइन ऑफ h/2। अब आपको पता है साइन ऑफ समथिंग में जब समथिंग 0 को जा रहा हो तो उसके नीचे वही आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है। तो h तो था ही, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इधर भी बैलेंस कर दिया फिर, और ऊपर तो है ही 2x प्लस h/2, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो ये वाली लिमिट 1 को जा रही है, ये 2 से 2 कट गया, और इसके जो कोस वाली लिमिट है ये, इसमें लिमिटिंग वेरिएबल h है, h, तो h अगर 0 को जा रहा है तो अंदर वाली क्वांटिटी कहां को जा रही है, x को, तो ये पूरी चीज कहां को जा रही है, cos x को, तो ये पूरी चीज cos x को जा रही है, ये पूरी चीज 1 को जा रही है, बस। तो आंसर क्या आ गया, cos x आ गया, दिस इज योर आंसर। तो साइन का डेरिवेटिव cos दुनिया में ऐसे आया था, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना, है ना। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसी प्रैक्टिस के लिए, या आप खुद से ट्राई करके देख लो, मैं लिख दे रहा हूं। e की पावर x का ln x का tan इनवर्स x का, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लो तुम। मिटा दें इसे, Yes, sir. मान लो इसका निकाल रहा हूं मैं, तो लिमिट हाँ जी। तो आपको पता है लिमिट सॉल्व करते हुए मैंने बताया था कि जब भी ऐसा आए तो आप इन दोनों में इसको कॉमन ले लें, याद है, बेसिक फंडा। Yes, sir. तो e की पावर x जब x कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। तो देखो ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, 1 होती है, तो e की पावर x आ गया। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, हमें पता है। ln x की बात कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 ln x प्लस h माइनस ln ऑफ x अपॉन h। अब 0/0 फॉर्म है, क्या करें, Sir, ln x plus h upon x बन जाएगा। हाँ इसका क्लब कर लो, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ln ऑफ 1 प्लस समथिंग चाहिए, लेकिन 2 ln नहीं चाहिए। 2 ln को क्लब करने का log वाला फॉर्मूला लगा दो, log m माइनस log n वाला, तो ये बन जाएगा ln ऑफ x प्लस h अपॉन x अपॉन h, लिमिट x टेंड्स टू 0।
अब आप इसको क्या ले सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln के अंदर अलग अलग कर दोगे तो 1 प्लस एच बाई एक्स और अपॉन एच। अब ln 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग एंड व्हेन समथिंग टेंड्स टू 0 1 होता है, तो आपको ये समथिंग चाहिए h बाई एक्स, इसलिए मैंने एक x यहाँ लगा दिया एंड दिस लिमिट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, दैट्स व्हाई आंसर इज 1 बाई एक्स। ठीक है, तो सबके डेरिवेटिव वैसे ही निकाले गए थे। एक ये आप खुद से निकाल लो क्योंकि इसका आपको पता भी नहीं है, भाई याद है तो अच्छी बात है, पर नहीं पता तो एक चलो इंटरेस्ट बनाएगा, हाँ यार क्या आएगा ना, अगर किसी को नहीं पता खुद से कर लो इसका। अभी हो गया ये वाला। देखो क्या करेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। आप इसको tan इनवर्स हाँ बस बन गया ना, ये एक्स एक्स कर गया। अब आपको एक लिमिट याद होगी स्टैंडर्ड, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स h अपॉन h 1 होता है, ठीक है ना। तो उस लॉजिक से tan इनवर्स के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 को जा रहा है, भाई h अपॉन ये कहाँ को जा रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये 0 को जा रहा है, तो यही फोटो मुझे नीचे चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या करा, नीचे 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच कर दिया और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच कर दिया। ये वाली लिमिट 1 हो गई, पूरे के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसकी वैल्यू रख दी मैंने, नॉन जीरो है और प्रोडक्ट फॉर्म में है तो वैल्यू 1 रख दी, 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच। अब एच 0 को जा रहा है तो यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इनडिटर्मिनेंसी है ही नहीं, तो आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। चलो हाँ भाई मिटा दे। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनकी लिस्ट बना लेते हैं अपन, होपफुली आपको पता ही होंगे बट फिर भी एक अब अपना फर्ज बनता है, मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो कुछ लिस्ट बना लेते हैं जो स्टैंडर्ड यूज होंगे, उनको याद रखना है आपको। ठीक है जी, फंक्शन और उनके डेरिवेटिव। तो सबसे पहले x की पावर n का डेरिवेटिव है ना, बच्चा बच्चा जानता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है।
क्या ये फॉर्मूला फॉर ऑल n बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू होता है? हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। तो इसी में कुछ एक दो ना छोटे मोटे टुच्चे मुच्चे फंक्शंस हैं जो फ्रीक्वेंट आते रहते हैं। हालांकि बार बार ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी हो जाएगा, बट अपन फिर भी याद रखें तो अच्छी बात है। जैसे 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x² होगा, ठीक है। √x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2√x होगा, है ना। ये हालांकि यही फॉर्मूला लगा के आया है, लेकिन फिर भी बार बार याद रखें, मतलब बार बार आएंगे तो इनको याद रखें, है ना। मतलब याद हो जाएंगे अपने आप ही, मतलब कहने का मतलब ये है कि बार बार आएंगे कि इतने ये याद हो जाएंगे। अगर मान लो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर x इंटू ln है। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x इंटू ln e 1 हो जाएगा। उसके बाद log x बेस a का डेरिवेटिव क्या होता है? तो देखो, इसको आप लिख सकते हो ln x अपॉन ln a, और ln x का डेरिवेटिव 1/x, है ना। तो इसको लिख सकते हो 1/x इंटू ln a, और ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। अब मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं ln mod x का डेरिवेटिव क्या होता है? ln mod x का डेरिवेटिव तो वो भी 1/x ही होता है ना। ऐसे ही log mod x बेस a का डेरिवेटिव भी 1/x होता है। आप इसमें चाहे तो केस बना के देख लेना, है ना। x पॉजिटिव x नेगेटिव, डेरिवेटिव 1/x ही आएगा। या मैं आपको ग्राफ से समझा दूंगा ना। ln mod x का ग्राफ बनाओगे तो कैसा होगा? ऐसा होगा। बोलो। तो देखो, जब x पॉजिटिव है तो उसकी स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। और जब नेगेटिव है तो उसकी स्लोप क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पे स्लोप पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव पे नेगेटिव आएगी, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, 1/x ही आएगा। क्लियर है ये बात? चलो, तो ln mod x का डेरिवेटिव भी 1/x ही होता है, 1/mod x मत बोल देना, ठीक है जी। चलो, इसके बाद जैसे साइन का डेरिवेटिव सबको पता है क्या होता है? कॉस होता है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? -sin x होता है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec² x होता है। cot का डेरिवेटिव क्या होता है? -cos x² x होता है, ठीक है ना। 4 ये हो गए ना, 9 10 11 फिर आ गया आपका sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x, एंड cosec x का डेरिवेटिव होता है -cosec x cot x, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गई, ये एक्सपोनेंशियल हो गई, ये लोगरिथमिक हो गई। अब कितने नंबर आएगा? इनवर्स ट्रिगो का, है ना। अलजेब्राइक पहले हो गई। इनवर्स ट्रिगो में साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x², और कॉस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/√1 - x²। tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 + x²। cot इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/1 + x²। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये -1 से 1 के लिए ही बात कर रहे हैं ना, ओपन -1 से 1। क्यों? क्योंकि डोमेन तो -1 से 1 होता है, लेकिन -1 और 1 पे एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, बताया था ना। और आप देख भी सकते हो, देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी 0, तो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1 ही होता है ना। ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होता है, ये भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऑब्वियस सी बात है, साइन x बिलोंग्स टू r होता है, फॉर x बिलोंग्स टू r होता है, बट tan x बराबर sec² x हमेशा नहीं होता, क्योंकि tan खुद ही नॉट डिफरेंशिएबल होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो वो सब बातें अंडरस्टूड है, मतलब उनको पकड़ के खींचने का कोई मतलब नहीं है ना, ये सब बातें अंडरस्टूड है। ये होगा क्योंकि इतना फंक्शन हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया, तो ये इतना बेवकूफ तो नहीं रहे अपन के, अपन r बोल देंगे। चलो, अगला sec इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/mod x √x² -1 फॉर x बिलोंग्स टू -∞ -1 ओपन यूनियन 1 से ∞। क्लोज मत बोलना, क्योंकि -1 और 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, आपको बताया था। ऐसी cosec इनवर्स जो x है उसका होता है
-1 अपॉन मॉड ऑफ x अपॉन x स्क्वायर -1। हाँ जी, स्टैंडर्ड फंक्शन में इनवर्स आईटीएफ हो गए, लॉग हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गए, ट्रिगो हो गए, अलजेब्राइक में जनरल हो गया, बाकी तो सब चलता ही रहेगा। सही है। अभी ठीक है, इसके अलावा 2 4 5 फंक्शन कुछ एडिशनली मैं चाहूंगा आप याद रखें, उस पर बात कर लें। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जहां जहां डिफाइंड है वहां वहां जीरो होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। तो कहां कहां डिफाइंड नहीं होता? इंटीजर्स पे। तो 0 फॉर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स जब x इंटीजर नहीं है, और नॉट डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, ये आपको पता है। ऐसी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में जहां जहां पे डिफाइंड है इंटीजर को छोड़ के, सभी लाइनों की स्लोप 1 आती है। भाई x x+1 x-1 वाली लाइनें आती है ना, आपको याद हो, ये x है तो अगली x-1 है, पिछली x+1 है, तो सबका डेरिवेटिव 1 ही आएगा। तो इसका डेरिवेटिव है 1 आएगा जब x इंटीजर नहीं है, और जब x इंटीजर है तो उसका डेरिवेटिव आएगा नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब नहीं आएगा। ठीक है ना। अगला सिग्नम x की बात करें तो सिग्नम x का डिफरेंशिएशन 0 होता है जब x 0 नहीं है, और जब x 0 है तो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। 0 के अलावा इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ठीक है जी। तो ये तो अपने हो गए पीस वाइज फंक्शन। ठीक है ना। ऐसे ही मोड का डेरिवेटिव भी आपको पता है, 1 होता है जब x 0 से बड़ा होता है, जब x 0 से छोटा होता है -1 होता है, और जब x 0 होता है तो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है ना। मतलब ये लिखने का मतलब ही नहीं है, बस 0 उसके डोमेन में होता ही नहीं, बात ही खत्म। एक दो फंक्शन और हैं जो फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे, तो आप याद रखें, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होगा वो होगा x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये याद नहीं रखोगे तो तुम्हारी दुनिया उजड़ जाएगी, निकाल लिया करोगे तुरंत, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर का, तो 2x। चेन रूल पता होगा ना आपको, अभी हालांकि मैंने यहाँ नहीं बताया, ऐसे आपको फिजिक्स के हिसाब से पता होगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा इससे। तो इसको याद रखें, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो भी यहाँ माइनस चल जाएगा। ठीक है जी। एक और याद रखें, ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन देखो, मैं आपको डिराइव करवा देता हूं पहले। ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन समथिंग, फिर इंटू समथिंग का करोगे तो 1 प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका 2x। ये 2 से 2 कट गया, एलसीएम लोगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, इसको याद रखें। हालांकि जब इंटीग्रेशन का चैप्टर आएगा तब हमें आपको उल्टा स्टैंडर्ड रिजल्ट हम रटाएंगे कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो वैसे ही अपने आप आपको याद हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए चलो इसे ध्यान रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रखा तो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। 2 मिनट 1 मिनट जो भी है, कुछ सेकंड आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे। बोर्ड वगैरह में डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते, वहां करके ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोई एनसीईआरटी के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो ये अपनी लिस्ट तैयार हुई, जो अपने को फॉर्मूले मतलब स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स ध्यान रखने हैं, 25 26 जो भी हो गए। हाँ जी,
चले आगे, थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। तो थ्योरम मतलब रूल्स कह लो, वही पता है आपको सब, है ना, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, बस फॉर्मली अपन दोबारा बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स के एफ एक्स, तो ये के कॉन्स्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, तो के टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इसको आप अलग अलग कर सकते हो। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं एफ प्लस माइनस जी का डैश हो तो अलग अलग कर सकते हो, एफ डैश प्लस माइनस जी डैश। ठीक है, आप इसके फंडामेंटल प्रूफ को अगर समझते हैं तो आप समझ जाएंगे कि बेसिकली क्या करें। सर लिमिट अलग अलग करिए, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एक्स, है ना, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एक्स पे पूरे पे लिमिट है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पे डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स कर दिया, प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 में डेल्टा जी बाई डेल्टा एक्स कर दिया, तो ये बन गया डी एफ बाई डी एक्स और ये बन गया डी जी बाई डी एक्स। ठीक है जी, तो कोई खास बात नहीं है, लिमिट सेपरेशन अलाउड है। अगर वन ऑफ द लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमने लिमिट की थ्योरम्स पढ़ी थी, तो उस हिसाब से इसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट थर्ड, प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, बार बार डी बाई डी एक्स क्या, तो आपको पता है एक बार एक को कर लो, दूसरे को छोड़ दो, फिर दूसरे को कर लो, पहले को छोड़ दो, है ना। तो पहले एफ के साथ कर लिया, फिर जी को छोड़ दिया, फिर जी के साथ कर लिया, एफ को छोड़ दिया। इसका भी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। हालांकि जो लिमिट में लास्ट चैप्टर में जो वो थ्योरम थी, एक में कॉन्टिन्यूस एक में डिफरेंशिएबल, वो जो प्रूफ करा था सेम वैसा सही प्रूफ है। फिर भी चलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एच, ये बेसिक डेफिनेशन है एफ इंटू जी के डेरिवेटिव की। अब मैंने बताया था जब भी ऐसा सीन हो, एक चीज यहां से ले ले, एक चीज यहां से ले ले, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे, तो मैं क्या कर रहा अपनी तरफ से, न्यूमरेटर के अंदर मैंने कर दिया प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। पहले और लास्ट को पकड़ लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ गया, अंदर बच गया जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच, फिर बीच में माइनस आ गया, और फिर इसको और इसको पकड़ लिया, इसमें जी एक्स कॉमन ले लिया, प्लस आ गया बीच में, और अंदर बच गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और पूरे के बाहर क्या थी, लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो क्योंकि फंक्शन दोनों डिफरेंशिएबल है तभी तो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस है तो x 0 हो जाएगा तो x प्लस एच, एफ एक्स को x को जाएगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ एक्स हो जाएगा, तो ये आ गया एफ एक्स, ये लिमिट आ गई जी डैश एक्स प्लस ये आ गया जी एक्स, और ये लिमिट आ गई एफ डैश एक्स। हाँ जी, आ गया। तो ये प्रोडक्ट रूल का प्रूफ हो गया। ऐसे ही आप क्वेश्चन रूल का कर लेना, मैं सीधा लिख देता हूँ ना। क्वेश्चन रूल में जब u बाई v मतलब f बाई g वाला फंक्शन होता है, जैसे f अपॉन g का डेरिवेटिव करना है डैश, तो आपको पता है नीचे वाले का स्क्वायर आता है नीचे,
जी का स्क्वायर, ऊपर पहले अपर वाले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा, फिर माइनस पहले को छोड़ के इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। पता होगा ये सब तो आपको, बस वो विद प्रूफ हमने आपको बता दी कि ये 3-4 थ्योरम्स होती हैं डिफरेंशिएशन करने की फंक्शंस को। चलो बता दें। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट है आपका चेन रूल, है ना। नंबर 5 पे है अपना चेन रूल, ठीक है। आई होप इतना पढ़ने के बाद डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। शुरू में बच्चों को आती है, जब शुरू में 11th में नहीं आते हैं तो डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है तो चेन वेन में थोड़ा अटकते हैं। बट चलो हम अपन इसका प्रूफ लॉजिक के साथ देख लेते हैं कि चेन रूल ये कहता है कि आपको मान लो डी ऑफ वाई बाई डी एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो डी ऑफ वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, या आप इसी को लिख सकते हो डी ऑफ वाई बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। मतलब y को t के रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर इंटू t को x के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो वो इसी के बराबर आएगा। या y को एक के रिस्पेक्ट में कर दिया, उस एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में कर दिया, फिर दूसरे को वापस x के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो वो dy बाई dx के बराबर आएगा। ये सब आपको पता है, ऐसा होता है। क्यों होता है ना, इसका लॉजिक अब आप समझ सकते हो कि dy बाई dx क्या होता है। प्रूफ की बात करें, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब आप, ये तो एक रेशो है ना भाई, ये रेशो नहीं है, ये तो एक रेशो है। ये रेशो है तो आप इसमें कुछ भी गुना कर सकते हो ऊपर नीचे नॉन जीरो क्वांटिटी से, तो मैंने कर दिया डेल्टा टी से, और फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा x। ठीक है जी। अब आपने दोनों लिमिट को सेपरेट कर दिया। प्रोडक्ट में आप लिमिट सेपरेट कर सकते हो अगर वो एग्जिस्ट कर जाए और नॉन जीरो हो, ठीक है ना। तो लिमिट आपने सेपरेट कर दी, डेल्टा y बाय डेल्टा t, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू 0 इनटू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा t बाय डेल्टा x। तो ये क्या आ गया, dy बाय dt इनटू dt बाय dx। तो अगेन मैं यहां ये बता रहा हूं, लॉजिक इसका ये है। कुछ लोग बोलते हैं dt dt काट दिया, है ना, वो देसी भाषा में हम भी बोल सकते हैं, अपन भी ऐसे क्रूडली बोल सकते हैं, अरे उड़ा देगा इसको। लेकिन ये कोई रेशो थोड़ी है। पहले पॉइंट में ये समझाया कि दिस इज नॉट अ रेशो, ये 5 कट गया, ऐसा नहीं है। ये तो d बाय dt ऑफ y है और ये d बाय dx ऑफ t है। दीज टू क्वांटिटीज आर डिफरेंट, है ना। ऐसा नहीं है dt dt कट गया। आया कैसे फिर सर, वो आया ऐसे। तो दिखने में आपको लगता है आप याद करने के पर्पज से ऐसे बोल दो, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इससे कट गया इससे कट गया, बट उसका मीनिंग वो नहीं है ना। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये अब आपका प्रूफ हो गया। तो दिस इज चेन रूल। भाई एक को दूसरे के टर्म्स में, दूसरे को तीसरे के टर्म्स में, इस तरह की बातें होंगी। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है आपको एग्जांपल, जैसे मान लो y दिया है आपको 3 sin थीटा, थीटा दिया है आपको 4x स्क्वायर प्लस 5, ऐसी कुछ भी है ना, दे रहा हूं मैं। और x दिया आपको 3t प्लस 9, और मैंने आपसे पूछ लिया क्या, dy बाई dx बता दो। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई डी थीटा क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है, इंटू डी थीटा बाई dx क्योंकि वो x का फंक्शन है, और इंटू dx बाई, सॉरी dy बाई dt पूछा है आपसे, dy बाई dt, या यहाँ t कर लो, है ना। एक सेकंड रुको बस, ये t है, ये 3x है। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dt और इंटू dt बाई dx।
हाँ भाई, चेन रूल से ही कर सकते हो आप, बोलो। हाँ जी, Yes, sir. बस तो आ गया। तो dy बाई डी थीटा मतलब 3 cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी 8t इंटू डी टी बाई डी एक्स इंटू 3। अब ये आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब उसने क्वेश्चन में किसी एक जगह वैल्यू पूछेगा अगर कि फलाने t पे या फलाने थीटा पे, वो वैल्यू उसमें रख देंगे, अदरवाइज इन जनरल ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। तो कहने का भावार्थ ये है कि एक फंक्शन dy बाई डी का y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है, लेकिन y किसी और के टर्म्स में है, तो उसको करने के लिए आप dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इस तरह की कहानी कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड चेन रूल एंड ये उसका प्रूफ है। ठीक है जी, चलो बिठा दो इसको। Yes, sir. अब एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेसिक सी है ना, उसमें कई लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन अगर अपन ने इसको समझा है तो अपने को एकदम स्मूथली समझ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके सामने 2-3 चीजें पूछ रहा हूं। जैसे मान लो मैंने पूछा डी ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक मैं पूछ रहा हूं डी ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब आप ध्यान देना, dx क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, अपन बोलते हैं dy बाई डी एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या मतलब है? इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका क्या मतलब है? इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। फर्क समझ में आ रहा है आपको? तो दोनों का आंसर में देखो क्या बदलाव आएगा। यहां तो जो आएगा वो आंसर आएगा 4x क्यूब प्लस 2x। यहां पर आप क्या होगा, इसको आप देखोगे इस वेरिएबल के टर्म्स में देखोगे, आप इसको देखोगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है। तो आप क्या सोचोगे, एक्स स्क्वायर को तो किसकी तरह बिहेव करोगे? एक्स की तरह। तो एक्स का स्क्वायर लिखा है मतलब 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर 1। तो इसका आंसर ये आएगा और इसका आंसर ये आएगा। दोनों में फर्क है भाई। क्या ये बात आपकी समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. बस बहुत अच्छी बात है। मान लो मैंने कहा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर कहूं, तो आंसर क्या आएगा? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। सही है। और अगर मैं पूछूं साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इसको चेन रूल से ऐसे देख सकते हो कि अच्छा ये तो डेरिवेटिव है, पहले तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, फिर इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लगा सकते हो आप। तो इसका डेरिवेटिव तो हो गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इनटू चेन रूल से आ गया इसका डेरिवेटिव 2x। ये बात समझ में आई आपको? बस तो यही आपको पता है ये क्या है? चेन रूल है ना। तो चेन रूल का जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग तरीके से भी आ जाता है। जैसे एक तो मैंने अभी पहले आपको बताया क्या, dy बाई डी एक्स को आप dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हो। इसको लिख लो पॉइंट नंबर 2 है ना, पॉइंट नंबर 2 चेन रूल के अंदर। तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि f ऑफ gx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको। तो वो क्या होगा, पहले होगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू gx, और फिर होगा डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस विल बी f डैश gx इंटू g डैश x, f ऑफ g का डेरिवेटिव। फोग का डेरिवेटिव ये होगा f डैश इंटू जी एक्स, f डैश विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, जी डैश एक्स, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जांपल ये रहा,
जैसे एक और ले लो, मान लो cos ऑफ e की पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पूछे, तो पहले इसका डेरिवेटिव होगा cos ऑफ e की पावर x का विद रिस्पेक्ट टू ex, और फिर होगा e की पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अपन क्या बोलेंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन ऑफ e की पावर x इनटू इसका इसके रिस्पेक्ट में e की पावर x। तो कुल मिला के अपन ये बोल रहे हैं f डैश बाहर वाले का डेरिवेटिव अंदर वाले को कांस्टेंट मतलब x मानते हुए इनटू अंदर वाले आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेरिवेटिव ऑफ f बाय ट्रीटिंग आर्ग्यूमेंट एज x, आर्ग्यूमेंट को x मान लो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, ये कहानी समझ में आ गई कि कल को मान लो मैंने कह दिया साइन के अंदर tan इनवर्स के अंदर e की पावर के ऊपर x स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, ये f ऑफ g है, इसको g बोलो, इसको f बोलो, ठीक है ना, कैपिटल F मान लो। तो आपको कैपिटल F का जो डैश करना है वो क्या होगा, पहले बाहर वाले का होगा अंदर वाले को आर्ग्यूमेंट को x मानते हुए, तो cos ऑफ अंदर वाला एज इट इज, है ना। हालांकि ये चीजें आपको पता है, बस एक बार मैं फॉर्मली बता रहा हूं। उसके बाद इनटू में आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब आर्ग्यूमेंट खुद एक कंपोजिट है, तो अब इसको x मानते हुए इसका डेरिवेटिव कर दो, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x ये पूरा का पूरा है, तो e की पावर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाला फिर एक कंपोजिट है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 2x, ये आएगा। हाँ जी, यही आएगा, सही है, समझ में आ गया सबको। Yes, sir. तो ये कैसे आया, चेन रूल से आया, है ना। तो ये चेन रूल हम बताना चाह रहे थे कि चेन रूल का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था कि dy by dx को आप dy by dt इंटू dt by dx लिख सकते हो, dy by dt इंटू dt by dw इंटू dw by dx लिख सकते हो। दूसरी चीज, कभी ऐसे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले बाहर वाले का फंक्शन अंदर वाले को x मानते हुए फिर अंदर वाले आर्ग्यूमेंट का, इस तरह से चेन चलती रहेगी, ठीक है। और अगर मान लो मैं इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू gx पूछ लेता, मैंने आपको पहले बताया विद रिस्पेक्ट टू dgx, तो सीधा बस f डैश gx ही आता। जैसे मैंने साइन ऑफ x स्क्वायर का पूछा था विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर ही आएगा, उसमें फिर इंटू 2x नहीं आएगा, ठीक है जी। चलो ये आपको क्लियर है, अच्छी बात है, मिटा दो। चलो, तो दो चीजें हो रही है इसमें, इसी में चेन रूल में, उसी की बात कर लेते हैं कि कभी कभी वो कहेगा एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तीसरी फॉर्म है ना, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx। तो जैसे वो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था ना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, वो तो आप झेल गए। कल को मैं कह दूं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x कर दो, तो सांसें भूल जाएंगी, है ना। मान लो मैंने कह दिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x कर दो, लो, तो समझ में नहीं आएगा, सिटी बुटुगल हो जाएगी अपनी, क्योंकि भाई ये तो हम संभाल गए, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, चलो ये तो चेन रूल से संभाल गए, फिर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx स्क्वायर, ये भी संभाल गए, इसमें अपनी हालत खराब हो जाएगी। तो इसके लिए भी अपन चेन रूल से डील करेंगे, कैसे, इसको बोला f, इसको बोला g, तो मैं वही हेडिंग बता रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू g, ये भी एक टाइटल है एक तरह से छोटा सा, है एनसीईआरटी में भी, एक फंक्शन का दूसरे के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये चेन रूल से डील होगा। कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, d बाय df x ऑफ dx इनटू d ऑफ x अपॉन d ऑफ gx, बोलो कर सकते हो चेन रूल से। तो ये क्या बन गया, d ऑफ fx अपॉन dx, और याद करो थ्योरम 1
थ्योरम 1 मतलब ये नहीं जो सबसे पहले बताई थी मैंने कि dy बाई dx बराबर 1 अपॉन dx बाई dy होता है, उससे इसको नीचे टांग दूंगा तो ये बन जाएगा d ऑफ gx अपॉन dx। तो भाई प्रूफ आ गया ये, बस ये प्रूफ हो, ये आपका प्रूफ हो गया। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना हो, ऊपर वाले का कर दो फिर नीचे वाले का कर दो फिर दोनों को डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर पता क्या आएगा, पहले ऊपर वाले का कर दिया cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, फिर नीचे वाले का कर दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। समझ में आ गया? चलो Yes, sir. अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब अटपटे फंक्शन आ जाए ना एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो आप उनको तो f और g की तरह ट्रीट करो, और ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखो कि f का g के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मतलब f का विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन g का विद रिस्पेक्ट टू x, बस कहानी खत्म। ऐसे ही एक धोखा और आपको देगा पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन देगा। कैसे? जैसे मान लो आपको दे देगा y बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 और x बराबर 2t प्लस 7 या 3t प्लस 7, ऐसा कुछ भी दे दिया आपने, है ना। और वो पूछेगा आपसे dy बाय dx। अगेन मैं तो बेसिक से जाऊंगा, dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dt इंटू dt बाय dx, और इसको 1 अपॉन dx बाय dt लिख सकता हूं बेसिक से, तो दिस विल बी इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dx क्या आ गया, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dx यहां से क्या आ जाएगा, dy बाय dt मतलब 60 प्लस 2 अपॉन dx बाय dt 3, आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चेन रूल, है ना। थोड़ा सा इसी में दर्द होता है कि सबसे पहले हमने क्या बोला, dy बाय dx को dy बाय dt इंटू dt बाय dx लिख सकते हो, आप कभी भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई वेरिएबल रिलेट करना है आप लिख सकते हो, क्योंकि बेसिक हमने देख लिया डेल्टा t से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। फिर हमने कहा कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, f ऑफ g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो आएगा f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग g एज अ कांस्टेंट मतलब एज x इनटू डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह चलता रहेगा। और अगर मैं पूछूं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू gx, तो वो f डैश g आएगा बस, इनटू g डैश x नहीं आएगा, क्योंकि वो मतलब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, वो बदल जाएगा वहां आपका, ठीक है ना। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े वो x के रिस्पेक्ट में पढ़े हैं। ऐसे ही फिर हमने कहा कि अच्छा एक फंक्शन का दूसरे के फंक्शन में दे दे तो सिंपल वाला तो जैसे हमने डील कर लिया, लेकिन तब हमें दिक्कत आएगी तो आप ये ध्यान रखें f का अपॉन g का खल्लास, बस इतना सा। और ऐसे पैरामीट्रिक में हो y और x किसी थर्ड पैरामीटर के टर्म्स में है, जैसे y भी दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा और x दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस फलाना, और dy बाय dx पूछ ले, तो dy बाय d थीटा इंटू अपॉन dx बाय d थीटा करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें चेन रूल से रिलेटेड थी। चलिए ठीक है, फिर थ्योरम्स वगैरह होगी जो बेसिक बातें करनी थी अपन को। अब अपन कुछ क्वेश्चंस के साथ और आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।